आपकी भाभी मुझे मुन्ना नहीं दे रही है आसिफ, कह रही है मुझे अभी बच्चे संभालने नहीं आते, तुम गिरा दोगी मेरा बच्चा। महवेश अपनी आंखों में आंसू लिए कह रही थी। आसिफ का तो पहले ही दिल जला हुआ था। किन आंखों से महवेश की तरफ देखा जिसमें बेहद बचपना था। अभी भी हाथ में टेडी बियर पकड़े दो चोटियां बनाए बिल्कुल बच्चों की तरह बात कर रही थी। आसिफ तो पहले ही अपने पापा से गुस्सा था, जिन्होंने इसे एक कम उम्र बच्ची के साथ भी आकर इसे आजमाइश में डाल दिया था। इसकी उम्र तो 25 साल थी और इससे महवेश बहुत कम उम्र थी, वो भी सिर्फ 11 साल की। मगर यह खत काट में ही बड़ी थी, लेकिन इसके अंदर बिल्कुल बच्चों वाली हरकत थी। ये किसी भी बात से बेखबर थी, इसे किसी भी बात का इल्म नहीं था। आसिफ को तो मैच्योर लड़कियां पसंद थी, लेकिन महवेश तो इसे लाउबाली सी लगती थी। इन दोनों की शादी होकर 1 साल गुजर गया था, लेकिन आसिफ के दिल में महवेश को देखकर कोई फीलिंग्स भी नहीं जागी थी। अगर वह महवेश के करीब भी जाता तो एकदम डर जाती थी और चीख चीख कर रोने लगती। आसिफ और उमर ये दोनों सगे भाई थे और इनकी शादी भी साथ ही हुई थी, और उमर की बीवी हानिया तो एक बेटे की माँ भी बन चुकी थी। लेकिन आसिफ तो अभी तक महवेश से तस्कीन भी हासिल नहीं की थी। वो तो इसकी खुरपत को तरस रहा था, और अब वो यकीनन हानिया के बेटे को अपने गोद में लेने की कोशिश कर रही होगी। इसलिए हानिया ने मना कर दिया होगा, क्योंकि इस चोई मोई से लड़के को क्या ही पता होगा कि बच्चे को सचमुच ही ना गिरा दे। अब वो रो रो कर आसिफ से शिकायत कर रही थी। आसिफ एक तीखी नजर इस पर डालकर फिर वो अपने लैपटॉप में मसरूफ हो गया। वो एकदम से कहने लगी, आसिफ मुझे बच्चा चाहिए अभी, मुझे कहीं से भी एक बच्चा लाकर दो। वो एकदम से आंखें फाड़े महवेश की तरफ देखने लगा। महवेश, बच्चे खिलौने नहीं है जो मैं तुम्हें दुकान से खरीद कर लाकर दूं। बच्चा चाहिए तुम्हें? हटो पीछे, काम करने दो मुझे। आसिफ का रूखा लहजा इस पर भी महवेश ने परवाह नहीं की। मुझे ये सब नहीं पता, मुझे बच्चा कहीं से भी लाकर दो, लेकिन मुझे अभी बच्चा चाहिए। उठो मेरे साथ, हॉस्पिटल चलो। हानिया भाभी भी तो वहीं से अपना बच्चा लाई थी ना, तुम भी मुझे वहीं से दिला दो। आसिफ अब एकदम से अपना लैपटॉप बंद किया। अब इस बेवकूफ लड़की को कैसे समझाता कि हॉस्पिटल में बच्चे नहीं बिकते। आसिफ इसके खूबसूरत से मासूम चेहरे की तरफ देखते हुए कहने लगा, बच्चा चाहिए ना तुम्हें? हाँ चाहिए, और वो भी 2-2 बच्चे चाहिए। फिर मैं भी अपने बच्चों को किसी को भी छोड़ने नहीं दूंगी, वो अब तंग कर बोली थी। इसकी नासमझी पर आसिफ मुस्कुरा कर रह गया। 2-2 बच्चे चाहिए तुम्हें? बड़ी लगाव से इसे देखते हुए कहा था। इसने 2 उंगलियां दिखाते हुए कहा, हाँ 2-2 चाहिए। तुम्हें बच्चा चाहिए तो बहुत कुछ सहना पड़ता है, इतनी आसानी से तो तुम्हें बच्चा नहीं मिलते। क्या तुम इस तकलीफ को बर्दाश्त कर लोगी, हर दर्द को सह लोगी? आसिफ ने धीरे से इसके करीब आकर कान में सरगोशी की थी। हाँ मैं हर दर्द को सह लूंगी, बस मुझे तो सिर्फ बच्चा चाहिए तो चाहिए। आसिफ ने कहा, चिल्लाओगी तो नहीं? वो कहने लगी, मैं क्यों चिल्लाऊंगी? महवेश अभी भी आसिफ की बातों को ना समझ पा रही थी। रोना धोना तो नहीं मचाओगी ना? वो कहने लगी, मैं क्यों रोने लगी, मैं तो खुश हो जाऊंगी, क्योंकि अब मेरे पास भी 2-2 बच्चे होंगे। महवेश की आंखों में तो बचपना छलक रहा था, इसकी आंखों में तो नन्ना मुन्ना सा वजूद था। देखो तुम्हें सिर्फ थोड़ी तकलीफ होगी, बस थोड़ी सी, फिर देखना तुम्हारे पास 2-2 बच्चे होंगे। आसिफ की बात पर वो एकदम से खुश हो गई थी। ठीक है, मैं थोड़ी बहुत तकलीफ तो सह ही लूंगी। जब आसिफ ने महवेश को बच्चों के लिए इतना बेचैन देखा तो दिल ही दिल में आसिफ शुक्र किया था। फिर कहने लगा, चलो मेरे साथ, आज तो मैं तुम्हें बच्चा जरूर दूंगा। वो अपना लैपटॉप साइड में रखे उठ खड़ा हुआ था। इस रात का तो ये कब से इंतजार कर रहा था। इसने इसे अलमारी से एक नाइटी उठाकर दी। कहने लगा, जाओ इसे जल्दी से पहन कर आओ। फिर इसके हाथ से टेडी पकड़कर एक तरफ रख दिया। इसने नाइटी की तरफ देखकर एक सवाल पूछा, क्या ये नाइटी पहनने से बच्चे मिल जाएंगे? ये पूछते हुए महवेश बहुत मासूम लग रही थी। आसिफ इसके टिक्के सवालों से तपा हुआ था। बच्चा चाहिए? हाँ, फिर तुम्हें वो करना पड़ेगा जो मैं कह रहा हूँ, बिना सवाल जवाब के। फिर महवेश वॉशरूम में चली गई तो इसको देखते ही आसिफ आंखें झपकना भूल गया था। लग ही नहीं रहा था कि ये वही लड़की है। वो इस वक्त नाइटी में बहुत खूबसूरत लग रही थी। आसिफ के जज्बात तो गड़बड़ाकर जाग उठे थे, मगर वो इसके सामने नर्वस हो रही थी। इस नाइटी में गहरा गला भी था। वो इस गहरे गले को हाथ में पकड़ी हुई थी। आसिफ इसके पास आकर इसके दोनों चुटियां खोल दी। इसके लंबे घने बालों को देखकर इसका दिल मचल गया था।
अभी भी इसका हाथ अपने गले पर था। आसिफ ने इसका हाथ अपने हाथ से पीछे किया था, मगर महवीश की कुछ बदहवासी देखकर घबराया था कि फिर से रोने धोने न मचा दे और फिर इनकार न कर दे। फिर अगले ही पल इसे अपने सीने के साथ लगा चुका था। तड़पते दिल को जैसे खरार आया था। फिर वो हानिया को देखते ही इसमें खोने लग गया था। बेसाख्ता इसके होठों को अपने दस्तरस में ले चुका था, मगर महवीश तो घबरा रही थी। इसके पेट में ग्रहण से बढ़ने लगी थी। एकदम से वो आसिफ से पीछे हटी थी। इसके ऐसा करने पर आसिफ को फिर से इस पर बहुत गुस्सा आया था। आसिफ, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। क्या हानिया भाभी को भी ऐसे ही हुआ था क्या? शायद अब मेरे पेट में बच्चा आ गया होगा। चलो जल्दी से मुझे हॉस्पिटल ले चलो, शायद मेरे पेट से बच्चा आने वाला है। अब की बार आसिफ को गुस्सा आया था। वो सख्ती से इसके बाजू पकड़ा और बेड पर ढकेल दिया। सिर्फ वो तुम्हारे करीब आकर तुम्हारे होठों पर किस करने से बच्चा नहीं आ जाता। बच्चे के लिए तो तुम्हें बहुत कुछ सहना पड़ता है। बच्चा चाहिए ना तुम्हें? महवीश की तो अब चेहरे की रंगत ही उड़ चुकी थी। आसिफ, लेकिन आसिफ को कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। वो तो इतना जुनूनी हो गया था कि वो अपनी शर्ट उतार चुका था। इस लड़की का बचपना वो 1 साल से बर्दाश्त कर रहा था, मगर आज वो अपने जज्बातों पर काबू करना इसे मुश्किल लग रहा था। वो आज अपने जज्बात की रूह में बह जाना चाहता था। इससे पहले कि वो बेड से उठती, वो एकदम से इसके ऊपर लेट चुका था। इसके हाथों की उंगलियों में अपनी उंगलियां पिरोज करके महवीश के अंदर समाने लगा, तो महवीश के गले से एकदम से चीख निकली थी, मगर वो इसके होठों को अपने दस्तरस में लेकर इसकी चीखों का गला घोट गया था। मगर इस पागल लड़की का इसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि अगले दिन उठकर सबके सामने रात वाली बात। महवीश एक मासूम और कम उम्र लड़की थी और आसिफ के बाबा के दोस्त की बेटी थी। वो एक लौती थी और हद दर्जा खूबसूरत भी थी। शुरू से ही महवीश बच्चों से बहुत प्यार करती थी। गली में बच्चों को खेलता देखती तो इन्हें पकड़ पकड़ कर अपने घर ले आती और इनके साथ ही मिलकर खेलने लगती। इसकी वालिदा इसे डांटती थी कि महवीश, तुम किसी के भी बच्चे उठाकर ले आती हो। अब मैं तुम्हारी इस आदत से बहुत परेशान हूँ। मोहल्ले के बच्चे घर लाती हो और इनके माँ बाप हमारा दरवाजा पीट पीट कर ये सुनाते हैं कि पता नहीं हमारे बच्चे कहाँ कहाँ चले जाते हैं। बिना बताए आपकी बेटी हमारे बच्चे अपने घर ले आती है। चाहते क्या हो तुम? अम्मा, मुझे भी एक प्यारा सा बच्चा चाहिए। प्लीज अम्मा, मुझे दिलवा दे। महवीश बड़ी मासूमियत से कह रही थी। इसकी माँ की आंखें हैरत से फैल गई। क्या तुम पागल हो गई हो? ये क्या बच्चे की रट लगा रही हो तुमने? महवीश कहने लगी, अम्मा, यहाँ पड़ोस वाली आंटी है ना, वो भी आपकी ही उम्र की है। अभी 4 साल पहले वो अल्लाह से मांगकर बच्चा ले आई है। अम्मा, तुम भी जाकर हॉस्पिटल से मेरे लिए बच्चा ला दो ना। महवीश की बातें सुनकर इसकी माँ ने इसे गुस्से से देखा था। कहने लगी, तौबा है, मैं तो तुम्हारी जैसी बेटी को पाकर मैं पागल हो गई हूँ। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? अरे सिर्फ हॉस्पिटल जाने से बच्चे नहीं मिल जाते। महवीश अब अपना सर खुजाते हुए कहने लगी, अम्मा, बच्चा तो हॉस्पिटल से ही ले आते हैं ना। मैंने पूछा था पड़ोस वाली आंटी से, उन्होंने भी कहा था कि तुम हॉस्पिटल जाकर अपना बच्चा ले सकती हो। तो अम्मा जाओ ना हॉस्पिटल, मुझे बच्चा लाकर दे दो। मैं वादा करती हूँ अम्मा, मैं इसे खुद संभाल लूंगी और मोहल्ले के बच्चों को पकड़कर अपने घर नहीं ले आऊंगी। अब की बार फिर से महवीश की माँ ने इसे गुस्से से देखा था। कहने लगी, ऐसा करती हूँ तेरी शादी कर देती हूँ, फिर ले लेना अल्लाह से जितने बच्चे चाहिए। तौबा है, क्या मेरे बच्चे पैदा करने की उम्र है? महवीश तो पढ़ाई में भी बहुत कमजोर थी और अपनी क्लास में बहुत मुश्किल से पास होती थी, इसलिए इसने साइंस के बदले आर्ट्स की थी। 16 साल की उम्र में बड़ी ही मुश्किल से मैट्रिक पास किया था और इसके बाद पढ़ाई को खैर आबाद कह दिया और इसके कमरे में बहुत सारे खिलौने थे। इसके बाबा सऊदी अरब में काम करते थे। जब भी वो सऊदीया से आते तो इसके लिए ढेर सारे खिलौने ले आते, लेकिन इसे तो खिलौने से ज्यादा बच्चे बहुत पसंद थे। वो अपने खिलौने मोहल्ले के बच्चों को बांट दिया करती थी। मोहल्ले में किसी घर में भी बच्चा पैदा होता तो वो भागी दौड़ी जाती थी और इस मासूम बच्चे को बड़े गौर से देखती रहती थी। इसके मासूम से छोटे छोटे हाथों को देखती रहती। इन्हीं दिनों उमर के ससुराल वालों ने कहा कि इन्हें शादी चाहिए। वो अब और इंतजार नहीं कर सकती। शादी तो सिर्फ उमर की होने वाली थी, लेकिन आसिफ के बाबा को जब पता चला कि महवीश के वालिद अयाज साहब सऊदीया से आए हुए हैं, तो इनसे मिलने के लिए अक्सर आसिफ के बाबा अयाज साहब के घर जाते थे।
इस बार उन्होंने अयाज साहब को कुछ परेशान देखा तो इनसे वजह पूछने लगे। वो कहने लगे कि अब मुझसे काम नहीं होता, बूढ़े हड्डियों में मेरी इतनी ताकत नहीं है, अक्सर काम से थक कर आता हूँ तो खाना भी खुद ही बनाना पड़ता है। सोच रहा हूँ बीवी को साथ ले जाऊं, मगर मुझे महवीश की फिक्र है। सौरिया में जो कंपनी है वहाँ पर बीवी लेकर जाने की तो इजाजत है, मगर बेटी का क्या करूँ? अगर बच्चों को भी ले जाने की इजाजत होती तो मैं अपने महवीश को भी लेकर चले जाता, बस इसी वजह से परेशान हूँ। वो कहने लगे, तुम ऐसा करो कि अपनी बेटी महवीश का निकाह मेरे बेटे आसिफ से कर दो। एकदम से अयाज साहब चौंक गए थे। कहने लगे, महवीश तो बहुत छोटी है, अभी इसकी उम्र 16 साल है और मेरी इकलौती ही बेटी है, अभी इसमें बहुत सारा बचपना है, मुझे नहीं लगता कि ये शादी की जिम्मेदारी संभाल पाएगी। वो कहने लगे, तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारी बेटी को सर आंखों पर बिठा कर रखूंगा, इसे तुम्हारी और भाभी की कमी महसूस होने नहीं दूंगा। निकाह तो मैं इसलिए करना चाहता हूँ ताकि लोगों का मुंह बंद हो सके, कोई भी तुम्हारी बेटी की तरफ उंगली न उठाए, और बाकी मैं आसिफ को समझा दूंगा। वो महवीश बेटी को अच्छी तरह से रख लेगा, वो इसे कभी भी तंग नहीं करेगा। इस वक्त तो आसिफ महवीश से बड़ा था, इसकी उम्र 24 साल थी। आसिफ तो शादी की ख्वाहिश भी रखता था। फिर जब इसके वालिद ने इसे महवीश की तस्वीर दिखाई तो देखने में वो 16 साल की लग ही नहीं थी, बल्कि वो तो बहुत ही खूबसूरत और खटकाट की ऊंची लंबी लग रही थी। वो एक शादी में खींची हुई तस्वीर थी जिसमें फैंसी सूट पहना हुआ था, हल्का फुल्का मेकअप भी किया हुआ था और वो अपने बाल खुले हुए थे। अपनी उम्र से तो 2-3 साल बड़ी ही लग रही थी। इसको देखते ही आसिफ का दिल एकदम से धड़का था। इसकी तस्वीर सीधा आसिफ के दिल पर जाके लगी थी। इसने महवीश से निकाह करने के लिए हामी भर ली थी। इसने कहा कि ठीक है, मुझे कोई एतराज नहीं। आसिफ को पहले से ही पता था कि इसके माँ बाप सऊदी अरब जाने वाले हैं, इसलिए निकाह जल्दी होना है। इसलिए उमर के साथ साथ आसिफ की भी शादी तय पा गई थी। आसिफ की ख्वाहिश थी कि इसकी मुलाकात महवीश से हो जाए, लेकिन ये मुमकिन नहीं था। ये एक बार आसिफ ने अपनी माँ से कहा कि मैं लड़की को बराह रास्त देखना है और इससे कुछ बातें करनी है, लेकिन फिर इसकी वालिदा ने मना कर दिया कि नहीं, अभी लड़के से नहीं मिलते, अगर तुम्हें मुलाकात करनी ही है तो शादी के दिन ही कर लेना, अभी सिर्फ तुम्हारी शादी को 1 महीना है और इनसे हम क्या कहेंगे कि वो आपकी बेटी से मुलाकात करना चाहता है, क्योंकि हमारे बेटे को चैन नहीं आ रहा कि हमारा बेटा अपनी मंगेतर से मिलना चाहता है। आसिफ की माँ तो इसे परेशान कर दिया था, लेकिन वो नहीं जानता था कि इसकी बीवी लाउबाली और नासमझ होगी। शादी पर पहले तो वो रुखसती पर बहुत रोई थी, वो तो अभी भी मासूम सी बच्ची थी। फिर रुखसत होकर आसिफ के घर आ गई। फिर आज आसिफ और महवीश की शादी की रात थी। फिर शादी की रात जब आसिफ कमरे में दाखिल हुआ, आसिफ के दिल में तो जज्बात का समंदर ठाठे मार रहा था और महवीश कमरे में बेचैनी से टहल रही थी। आसिफ तो ये सोचकर आया था कि वो बेड पर बैठकर आसिफ के आने तक का इंतजार करती होगी। महवीश को कमरे में यूं टहलता हुआ देखकर आसिफ हैरान हुआ था। कभी वो बेड के नीचे कुछ ढूंढती तो कभी अलमारी खोलकर कुछ देखती फिरती। आसिफ ने कमरे का दरवाजा बंद किया और कहने लगा, ये आप क्या ढूंढ रही हैं? वो कहने लगी, वो मैं अपना भालू ढूंढ रही हूँ। अम्मा ने कहा था कि मेरा भालू ससुराल में मेरे कमरे में होगा, लेकिन यहाँ तो कहीं भी नहीं है, पता नहीं माँ ने कहाँ पर रख दिया। ये सुनकर तो आसिफ ने इसे हैरत से देखा था। वो भालू के लिए तो ऐसी थी कि पता नहीं इसे भालू अब नहीं मिला तो क्या हो जाएगा। आसिफ कहने लगा, आज की रात तुम्हें भालू की क्या जरूरत है? वो अपना सर खुजाते हुए कहने लगी, मुझे नींद आ रही है, मुझे भालू के बगैर नींद नहीं आती और मुझे ये कपड़े उतारने हैं, मुझे बहुत चुभ रहे हैं। आसिफ हैरत से कहने लगा, अभी तो मैंने तुम्हें जी भर के देखा भी नहीं और तुमसे प्यार भरी बातें भी नहीं की, और तुम्हें अभी से नींद आ रही है? तुम्हें कौन सी बात करनी है? देखो, मुझे बहुत नींद आ रही है, अगर मुझे नींद आंखों में आ गई तो मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। मुझे अभी सख्त नींद आ रही है, मैं सोना चाहती हूँ, मुझे अब मेरा भालू चाहिए, मेरा भालू ला कर दो। इसकी आंखों से भी लग रहा था इसे नींद आ रही है। आसिफ को इसकी हरकतों कुछ अजीब सी लगी थी। शादी के बाद तो लड़कियां कुछ झिझकती और शर्माती जरूर हैं और नर्वस भी होते हैं, लेकिन महवीश में ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, और शादी के हवाले से ना ही इसके चेहरे पर कोई रंग था और ना ही कोई शर्म थी। ये देखकर आसिफ को बहुत हैरत हुई थी। आसिफ कमरे से फौरन बाहर आया था।
इसके वालिदैन अभी लॉन्च में ही बैठे थे। अयाज साहब ने भी इन्हें काफी सारा खाना भी साथ ही भेजा था। वो वही सब खाना फ्रीजर में रखवा रहे थे जब वो अपने वालिदैन से कहने लगा, ये किस तरह की लड़की है अम्मी? आसिफ की अम्मी कहने लगी, क्यों, क्या हो गया है बेटा? कहने लगा, अजीब सी बातें कर रही है। कभी कह रही है मुझे भालू के बगैर नींद नहीं आती, तो कभी कह रही है मुझे बहुत नींद आ रही है, लेकिन मैं भालू के बगैर नहीं सोती। मुझे तो अब ये लड़की अब नॉर्मल सी लग रही है। आसिफ की अम्मी इसकी बातें सुनकर हंसने लगी, फिर कहने लगी, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, वो लाडली है ना अपने माँ बाप की, और इसका कोई छोटा बहन भाई भी नहीं है, इसलिए बस खिलौने से खेलती रहती है। आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ इसकी आदत भी बदल जाएगी। तुम इसे थोड़ा समझने की कोशिश करो। फिर कम उम्र है, मासूम सी बच्ची है, तुमसे पूरे 10 साल छोटी है। यह सुनकर तो आसिफ की आंखें फटी की फटी रह गई, इसके तो होश ही उड़ गए थे। वो कहने लगा कि क्या मतलब है आपका? वो बेचारा तो अनजाने में ही मारा गया था। आप कह रही है ये मुझसे 10 साल छोटी है? इसकी वालिदा कहने लगी, हाँ बेटा, बस 6 महीने पहले ही इसने मैट्रिक किया है। वो कहने लगा, देखने में तो मुझे वो कम उम्र नहीं लग रही। इसकी वालिदा कहने लगी, है तो वो कम उम्र ही, बस इसमें बचपना बहुत ज्यादा है, बच्चों के साथ खेलते उठती बैठती है, इसीलिए इस लड़की को इसे थोड़ा सा वक्त दो। आसिफ तो वही सोफे पर अपना सर पकड़कर बैठ गया। क्या क्या ख्वाब सजाए थे इसने शादी की रात को लेकर, और वो लड़की तो बिल्कुल नादान सी थी, हर बात से बेखबर थी वो लड़की। आसिफ की वालिदा इसके बराबर में बैठ गई, कहने लगी, बेटा क्यों परेशान हो रहे हो? वो कहने लगा, अम्मी आपको तो मुझे बताना चाहिए था ना, मैं ऐसी लड़की के साथ जिंदगी कैसे गुजार सकता हूँ? आप जानती हैं मुझे मैच्योर लड़कियां पसंद है, और ये लड़की मुझे बिल्कुल बावली सी लग रही है। बहरहाल वो बेजार दिल से वापस अपने कमरे में आया तो वो अपना दुपट्टा उतारने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इसका दुपट्टा चोली के साथ अटैच हुआ था और सर पर कुछ बॉल पिन भी लगे हुए थे। इसे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि इसे उतारे कैसे। आज तक इसने इतना हेवी सूट पहना नहीं था। आसिफ ने जब इसे उलझते हुए देखा तो कहने लगा, रुको, इसको मैं उतार देता हूँ। इसने कमरे का दरवाजा बंद किया, कुंडी लगा दी, ड्रेसिंग के पास आकर महविश का दुपट्टा उतारने लगा। वो तो इस मासूम चेहरे में बहुत ही खूबसूरत लग रही थी, इतनी खूबसूरत लग रही थी कि गुस्ताखी करने को इसका दिल मचल रहा था, लेकिन वो आसिफ के हर जज्बात से अनजान थी। अब आसिफ ने दुपट्टा निकालकर एक तरफ रख दिया, फिर धीरे धीरे इसके जेवरात निकालने लगा, लेकिन अब इसके जज्बात पर इसे काबू पाना मुश्किल लग रहा था। इसके पूरे जेवरात उतारने के बाद इसने प्यार से इसकी गर्दन पर अपने लब रख दिए। इसके लब रखते ही महविश के जिस्म में यह करंट सा दौड़ गया था। बेसाख्ता होकर इसने आसिफ के सीने पर हाथ रखकर इसे पीछे को धक्का दिया था। इसकी यह हरकत के लिए आसिफ बिल्कुल भी तैयार नहीं था। वो महविश को बड़ी हैरत से देखने लगा, कहने लगा, ये क्या बदतमीजी है? वो एकदम से चीख कर बोली, बेशरम, बेहया, गंदे मवाली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसी गंदी हरकत करने की? क्या तुम्हें तमीज नहीं है? रुको, मैं तुम्हारी अम्मी को जाकर तुम्हारी शिकायत लगाती हूँ। इससे पहले कि वो कमरे से बाहर जाती, आसिफ इसे बाजुओं से पकड़कर इसे अपने मुकाबिल खड़ा कर चुका था। कहने लगा, शौहर और बीवी के बीच की बातें किसी को नहीं बताते, इधर बैठो, मैं तुम्हें सब कुछ समझाता हूँ। आसिफ को लगा कि शायद वो मियाँ बीवी के रिश्ते की नजाकत को वो समझती नहीं, वो थोड़ा समझाएगा तो समझ जाएगी, लेकिन इसने तो सबसे पहले आसिफ का हाथ अपने बाजुओं से पीछे किया। कहने लगी, मुझे नींद आ रही है, मुझे किसी की कोई बात नहीं सुननी, मेरा बालू लाकर दो, अभी और इसी वक्त। आसिफ का दिल चाहा कि इस लड़की का सर पकड़कर अपने सर पर दे मारे। पूरी रात इसने इसकी बर्बाद करके रख दी थी अपनी हिमाकतों की वजह से। रात के 1 बजे वो गाड़ी निकालकर बाहर गया था। वो कोई गिफ्ट शॉप देख रहा था जो खुली हो। एक आधी शॉप थी जो बिल्कुल बंद होने वाली थी। वहीं जाकर इसने एक बड़ा सा टेडी बियर खरीदा और लाकर महविश को दिया। फिर वो बेड पर अपने भालू के साथ लेटकर सो गई और आसिफ इसकी शक्ल देखता रह गया। अगले रोज वलीमे वाले दिन भी वो वलीमे के जोड़े में बहुत उलझी सी थी और आसिफ का मूड बेहद खराब था। एक तो खूबसूरत बीवी थी, लेकिन इसके जज्बात का महविश को बिल्कुल भी एहसास नहीं था। आते ही कहने लगी, जल्दी से मेरा दुपट्टा उतारो, ये जेवर उतारो, मुझे बहुत उलझन हो रही है। आसिफ तो बस इसकी शक्ल देखता रह गया था। आज तो वैसे भी तब कर इसने इनकार कर दिया। कहने लगा, अपने काम खुद करो, तुम कौन सा मेरे जज्बात का एहसास करती हो?
कल की पूरी रात अकेली सोई रही। पता नहीं मैंने क्या क्या सोच रखा था। ऐसा भी नहीं होता, कोई लड़की इतनी भी बेवकूफ नहीं होती जितनी तुम हो। गुस्से से इसने तब कर ये बात कही थी। महवेश के माथे पर बल पड़े थे। इसने बड़ी मुश्किल से अपना दुपट्टा उतारा, फिर अपने जेवरात उतारने लगी, फिर इन्हें वैसे ही ड्रेसिंग पर फेंक दिया। आसिफ कहने लगा, उठाओ इन्हें और तरीके से सब समेटकर दराज के अंदर रखो और इसे लॉक करो। आसिफ का सख्त लहजा सुनकर कहने लगी, मैं तुम्हारी शिकायत लगाऊंगी, देख लेना। ये कहते हुए वो रोने लगी। अम्मी ने कहा था तुम्हारा दुल्हा बहुत अच्छा होगा, तुम्हें डांटेगा नहीं, तुम वहाँ बहुत खुश रहोगी। तुमने तो मुझे दूसरे दिन ही डांटना शुरू कर दिया। आसिफ को अपनी गलती का एहसास हुआ था। इसने गहरी सांस ली और इसके पास आ गया। वो भी क्या करता, अपने जज्बात के हाथों मजबूर था। फिर इसके आंसू साफ किए और कहने लगा, अच्छा नहीं डांटता। फिर इसके जेवरात खुद ही बॉक्स में डालकर इसने लॉकर में रखे थे। तब तक वो अलमारी से अपना आरामदायक लिबास निकालकर वॉशरूम में चली गई। ढीले ढीले शर्ट और ढीला ढीला ट्राउजर पहनकर इसे कुछ सुकून मिला था। अपने हाथ मुंह धोए कमरे से बाहर आते ही इसने 2 चुटियां बांधी और फिर अपना भालू पकड़कर बेड पर लेट गई। आसिफ की तो जैसे ही इसे देखकर नींद ही उड़ गई थी। पता नहीं वो क्यों इतनी आराम से सो जाती थी। वो महविश के पास आ गया, कहने लगा, कुछ देर बातें करें। लेकिन वो जमाई लिए जा रही थी। नहीं, मुझे तो नींद आ रही है, कल कर लेंगे बातें। अम्मा मुझे 9 बजे सोने लेटा देती थी और अब तो 1 बज रहा था। वो नींद से बेहाल हो रही थी और इसकी नींद से चोर आंखें आसिफ का चैन चुरा रही थी। जब इसका बस नहीं चला तो तकिया दुरुस्त करके बेड पर ही लेट गया। लेकिन महविश को परवाह तक नहीं थी। रात को जब वो गहरी नींद सो गई तो आसिफ ने इसका भालू बड़ी आहिस्तगी से पीछे किया। इसका मन मोहिना रूप देखकर दिल में बहुत कुछ हो रहा था। कब तक वो अपने जज्बात पर काबू पाता, इसलिए इसके तकिए पर सर रखकर इसके साथ लेट गया। वो इसे अपने हिसार में ले लिया, मगर किसी के हिसार में अपने आप को मुखीत महसूस करके महविश की आंखें खुली थी। तब तक इसकी गर्म सांसें इसे अपने चेहरे पर महसूस होने लगी। फौरन से इसके सीने पे हाथ रखकर इसे पीछे धक्का दिया था। कहने लगी, पीछे हटो, यहाँ क्या कर रहे हो। वो कहने लगा कि प्लीज महविश, मुझे अपने करीब आने दो, रहा नहीं जा रहा मुझे। इतना तो हक हासिल है कि मैं तुमसे तस्कीन हासिल करूं, मुझसे रहा नहीं जा रहा, मेरी भी मजबूरी समझो प्लीज। वो मुल्तजी हवा था। अपने सिलकते हुए लब इसने जैसे ही महविश के नरमो मुलायम होठों पर रखे तो वो मचल कर रह गई थी। इससे पहले कि मोहब्बत का पहला लम्स इसके होठों पर रखता, महविश बुरे तरीके से काम गई थी। जल्दी से अपने होठों पर दोनों हाथ रख लिए। आसिफ ने एक ठंडी आह भरी थी। कहने लगा, हाथ हटाओ, शौहर को इतना भी परेशान नहीं करते, कमान हाथ हटाओ। लेकिन वो अपने होठों पर मजबूती से हाथ रखे नफी में सर हिलाने लगी। आसिफ ने इसके दोनों हाथ अपने एक हाथ से हटाए थे। इससे पहले कि वो इसके होठों से खुद को सैराब करता, वो आंखें बंद किए जोर जोर से चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ बचाओ। ये सुनकर आसिफ एकदम पीछे हटा था। वो कहने लगी, मुझे कोई बचाओ। इसी वक्त अचानक से बाहर दरवाजे पे दस्तक हुई। आसिफ का बस नहीं चल रहा था कि इस लड़के के साथ क्या ना कर गुजरे। क्या जवाब देगा वो सबके सामने कि ये क्यों पागलों की तरह शोर मचा रही थी। वो रात के इस पहर बाहर इसकी वालिदा भी थी। क्या हो गया है, दरवाजा तो खोलो। महविश ने तो झट से आसिफ को अपने से दूर किया, जल्दी से जाकर दरवाजा खोल दिया। आसिफ भी अभी एकदम से उछलकर बेड से उठकर खड़ा हो गया था। इसे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि इस सिचुएशन को संभाले तो कैसे संभाले। तभी महविश ने कमरे की लाइट भी ऑन कर दी। वो आसिफ की माँ से गले लगकर फूट फूट कर रो रही थी। कहने लगी, ये जो मेरा दूल्हा है ना, ये मेरे साथ बहुत गंदी गंदी हरकतें करता है। ये सुनकर आसिफ की माँ नजरें चुरा गई थी। आसिफ तो शर्मिंदा होकर रह गया था। इसका बस नहीं चल रहा था कि वो यहाँ से भाग जाए। आसिफ की माँ कहने लगी, बेटा क्या हुआ है। कहने लगी, ये मेरे साथ। इससे पहले कि महविश इसकी माँ को पूरी बात बताती, तभी आसिफ इसकी माँ के पास आ गया। अकलती जबान से कहने लगा, कुछ नहीं होगा अम्मी, ऐसा करें इसे आप अपने कमरे में सुला लें, इसे कुछ समझाएं, अकल दें। अगर मुझे पता होता है कि आप मेरे साथ ये सब करने वाले हैं तो खुदा की कसम मैं ये निकाह नहीं करता। बहुत ही हमाहक किस्म की लड़की है। यह कहकर वो गुस्से से अपना तकिया और लिहाफ उठाकर बाहर चला गया और दूसरे कमरे में जाकर लेट गया। इसका तो दिल जलकर रह गया था। दूसरी तरफ भी महविश है तहाशा रो रही थी।
तभी अस्मा बेगम ने इसे चुप करवाया था। वो इसे अब किस बात से समझाती, वो इसे कुछ समझाना भी नहीं चाह रही थी। उन्होंने इसे इतना समझाने की कोशिश की कि वो तुम्हारा शौहर है, अगर तुम्हारे पास आता है तो कोई बात नहीं, तुम्हें डरने की या घबराने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन वो वही बात कर रही थी। कहने लगी, वो बहुत गंदा है, आपको कुछ भी नहीं पता, इसने मेरे साथ क्या क्या गंदे हरकतें की हैं। वो अपने बेटे के बारे में इस किस्म की बातें सुनने के लिए बिल्कुल भी मूड में नहीं थी। ये एक रिश्ते का लिहाज होता है। वो कहने लगी, अच्छा ठीक है, तुम चुप हो जाओ, रो क्यों रही हो। कहने लगी, इसने मेरा भालू भी फेंक दिया, फिर अपने बालों को पकड़कर अपने साथ लगा लिया। कहने लगी, अब आपका बेटा कमरे में नहीं आएगा ना, मुझे इससे डर लगता है, बहुत घबराहट होती है इससे। अस्मा बेगम कहने लगी, मैं इसे कह दूंगी नहीं आएगा तुम्हारे कमरे में, आप चुपचाप सो जाओ। ये सुनकर अब वो कुछ मुतमईन हुई थी और दोबारा बेड पर जाकर सो गई। अब अस्मा बेगम भी अपने कमरे में चली गई थी। सुबह नाश्ते के वक्त आसिफ दूसरे कमरे से बाहर आया तो हानिया और उमर दोनों इसे ही देख रहे थे। उमर ने तो इसे छेड़ के रख दिया था। क्या बात है मियाँ, ये अलग कमरे का क्या सीन है। आसिफ तो पहले ही तड़पा हुआ था। कहने लगा, जब किस्मत खराब होती है ना तो अलग कमरे में ही सोना पड़ता है। वो ये कहते हुए टेबल पर बैठ गया। अस्मा बेगम इस वक्त नाश्ता लगा चुकी थी। कहने लगी, आसिफ चुपचाप बैठकर नाश्ता करो। वो चुपचाप तो बैठ गया, लेकिन अपनी माँ को शिकवा भरी निगाहों से देखने लगा था। कुछ देर में ही महवीश भी सलवार कमीज में मलबूस कमरे से बाहर आ गई थी। वो अस्मा बेगम के पास ही बैठ गई थी। हानिया कहने लगी, अरे यहाँ पर क्यों बैठ रही हो, अपने मियाँ के पास बैठो, इसे नाश्ता तो दो, बेचारा अकेले ही नाश्ता कर रहा है। और साथ साथ नाश्ता भी कर रही थी और उमर को भी करवा रही थी। वो एकदम से कहने लगी, ये बहुत गंदा है, मुझे नहीं बैठना इसके पास। आसिफ के हलक में ब्रेड का टुकड़ा फंस गया था कि वो रात वाली बात सबके सामने ना कह दे। ऐन इसी वक्त ही आसिफ के बाबा भी नाश्ते के टेबल पर आ गए थे। तभी अस्मा बेगम ने महवीश के कान में सरगोशी की कि बेटा चुपचाप नाश्ता करो, खाना खाते वक्त ज्यादा बातें नहीं करते, और हाँ, रात वाली बातें तो किसी के सामने भी नहीं करते, सबके सामने तो बिल्कुल भी नहीं। खबरदार जो तुमने किसी से भी कुछ भी कहा तो। महवीश के माथे पर बल पड़े हुए थी। चुपचाप बैठकर नाश्ता करने लगी। महवीश ने नाश्ता करने के बाद लॉन में आ गई थी। रंग बिरंगे फूलों को देखकर इसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई थी। जल्दी से वो आकर फूलों को तोड़कर अपने दुपट्टे में डालने लगी। आसिफ जो बाहर आया तो इसे देखकर कहने लगा, ये तुम क्या कर रही हो। कहने लगी, मैं इन फूलों का अच्छे से गुलदस्ता बनाऊंगी, मुझे फूल बहुत पसंद है। इसके शफाफ चेहरे पर मासूमियत देखकर फिर से वो अपना गुस्सा भूल गया था। कहने लगा, लाओ ये गुलाब तुम्हारे बालों में लगा दो। लेकिन वो एकदम से पीछे हट गई थी। कहने लगी, जी नहीं, आप बहुत गंदे हैं, मैं आपको अपने पास भी आने नहीं दूंगी। आसिफ कहने लगा, अच्छा कब तक तुम मुझे अपने से दूर रखोगी, देखना एक ना एक दिन तो मैं तुम्हारे पास जरूर आऊंगा, और जिस दिन आऊंगा ना, कसम से इस दिन तुम्हारी जान निकाल दूंगा, तुम मेरे सब्र को मत आजमाओ। ये कहकर वो बाहर जा चुका था। महवीश ने अपने सारे फूल इकट्ठे किए और अपने कमरे में रखे गलदान में डालने लगी। शाम को जब आसिफ अपने दोस्तों से मिलकर वापस आया तो देखा महवीश मोहल्ले के बच्चों के साथ बैट बॉल खेल रही थी। हालांकि आसपास सब बंगले बने हुए थे, लेकिन अक्सर शाम को नौ उम्र लड़के लड़कियां बाहर आ जाते। कोई बैट बॉल खेलता तो कोई बैडमिंटन, और वो बच्चों के साथ बच्ची बनी खेल रही थी। इसे इस हुलिये में देखकर आसिफ को बहुत अजीब लगा था, क्योंकि इसके दोस्त इसे घर तक गाड़ी में छोड़ने आए थे। वो इन्हीं के साथ बातों में मसरूफ था। जब बॉल इसके दोस्त की गाड़ी के बॉन्ड पर लगी, वो कहने लगा, ये कौन बदतमीज है। लेकिन जैसे ही आसिफ की नजर सामने पड़ी तो होश उड़ गए, क्योंकि इसके दोस्त तो इसकी बीवी से ही मिलने के लिए आ रहे थे कि हमें भाभी से मिलवाओ, इनके हाथ की चाय पिएगी। और भाभी साहिबा गली में बच्चों के साथ क्रिकेट खेल रही थी। आसिफ का दोस्त कहने लगा, बड़ी अजीब लड़की है, इतनी बड़ी होकर बच्चों के साथ खेल रही है। आसिफ तो गैरत के मारे नजरें नहीं उठा पा रहा था। फिर गाड़ी से नीचे उतरकर कहने लगा, अच्छा ठीक है, तुम लोग जाओ। वो कहने लगे, ऐसे कैसे जाए, तुम तो कह रहे थे कि अपनी बीवी के हाथ की चाय पिलाओगे, हम भाभी के हाथ की चाय पिए बिना थोड़ी जाएंगे। वो कहने लगा, अभी जाओ यहाँ से, फिर कभी पिला दूंगा, शायद वो मैके गई है। आसिफ ने बहाना बनाया, शादी भी आखिर तफरी में हुई थी,
कि ठीक से अपने दोस्तों को बुला भी नहीं पाया था, और जिस होलिये में इसके दोस्त इसकी बीवी को देख चुका था वो तो शर्मिंदा होकर रह गया था। इससे पहले कि इसके दोस्त वापस जाते, महवीश ने इसे देख लिया। कहने लगी आसिफ, फिर एक बच्चे से कहने लगी कि ठहरो, अभी मैंने अपने मियाँ को बताती हूँ कि तुम कितने बड़े बेईमान हो। मैं आउट भी नहीं हुई और तुमने मुझे और कहना शुरू कर दिया। चलो आओ मेरे साथ। वो एक 10 साला बच्चे का हाथ पकड़े आसिफ के पास ले आई। कहने लगी, देखो आसिफ, ये इतना बेईमान है कि मैं आउट भी नहीं हुई और कहने लगा मैं आउट हो गई हूँ। बॉल विकेट पर लगी ही नहीं थी, मैंने खुद देखा था। आसिफ का दोस्त जो कि जाने के लिए गाड़ी पीछे कर रहा था, इसने झटके से गाड़ी रोकी, फिर गाड़ी से उतरकर आसिफ के पास आ गया। आसिफ महवीश से कहने लगा, तुम अंदर जाओ। वो कहने लगी, ऐसे कैसे अंदर जाऊं, मैं पहले अपनी गेम पूरी खेल लूंगी। वो कहने लगा, महवीश अंदर जाओ। तब तक इसका दोस्त हैदर इसके पास आ चुका था। कहने लगा, ये कौन लड़की है? वो कहने लगी, मैं इसकी बीवी हूँ, ये मेरा शौहर है। आपकी तारीफ। ये सुनकर हैदर ने इसे सर से पैर तक देखा था। कहने लगा, आसिफ, ये तुम्हारी बीवी है? तुम तो कह रहे थे बहुत डिसेंट तमीजदार है ये लड़की। तो पहले ही मुलाकात में महवीश आसिफ का पोल खोल चुकी थी। आसिफ तो जैसे नजर ही नहीं उठा पा रहा था। इसने तो महवीश की बड़ी तारीफें की थी ताकि इसकी कुछ इज्जत रह जाए, क्योंकि सब दोस्तों में वो सबसे ज्यादा नखरेबाज था। कहता था कि मुझे कोई भी आम सी लड़की पसंद नहीं आती, मैं तो बड़ी समझदार सुलझी हुई लड़की से शादी करूंगा। लेकिन महवीश बिल्कुल इसके बराकस थी। इसका दोस्त हैदर अपने खंधे उचकाता हुआ वापस चला गया। आसिफ ने इसका बाजू पकड़ा, इसके हाथ से बैट पकड़कर जमीन पर फेंका, इसे अपने बंगले के अंदर ले आया। घर वाले बिल्कुल बेखबर थे कि वो बाहर बच्चों के साथ क्रिकेट खेल रही है। जैसे ही अंदर आया, लॉन्च में हानिया साफ सुथरे कपड़े पहने, मेकअप किए अस्मा बेगम के साथ बैठी चाय पी रही थी। उमर शायद किसी से मिलने गया था। इसको सलीके तरीके से बैठे चाय पीता देखकर आसिफ ने अपनी माँ के पास जाकर महवीश का हाथ छोड़ा था। कहने लगा, ये बाहर क्या कर रही थी? किससे पूछ कर गई थी? अम्मी क्या आपने इसे बाहर जाने की इजाजत दी थी? बड़े गुस्से से पूछ रहा था। अस्मा बेगम तो इसका हुलिया देखकर हैरान रह गई थी। जगह जगह कपड़ों पर मिट्टी लगी हुई थी, पसीने से चेहरा भरा हुआ था, हाथों पे भी मिट्टी लगी हुई थी। अस्मा बेगम कहने लगी, बेटा कहाँ से आ रही हो? जवाब आसिफ ने दिया। कहने लगा, मोहल्ले के बच्चों के साथ क्रिकेट खेल रही थी और आपको पता है मैं हैदर के साथ आया था। कितनी शर्मिंदगी उठाई है मैंने। अम्मा, आप सोच भी नहीं सकती, अगर इसकी ये हरकतें रही ना तो बाखुदा मैं इसके साथ जिंदगी नहीं गुजारूंगा। इसने इधर हानिया का भी लिहाज नहीं किया, बोलता हुआ कमरे में चला गया। महवीश कहने लगी, मुझे भी नहीं रहना इसके साथ, मुझे आप मेरे अम्मी अब्बू के घर छोड़कर आए। जब देखो डांटता रहता है, ये मत करो, वो मत करो, यहाँ मत बैठो, वहाँ मत बैठो, मुझे नहीं रहना इसके साथ। अस्मा बेगम ने कहा, इधर आओ, मेरे पास आकर बैठो। फिर कहने लगी, देखो बेटा, तुम्हारी शादी हो गई है। वो कहने लगी, तो क्या हो गया है, शादी ही तो हुई है। वो कहने लगी, शादी के बाद लड़कियां यूं मोहल्ले वालों के बच्चों के साथ क्रिकेट नहीं खेलती, तुम बड़ी हो गई हो। कहने लगी, हाँ तो फिर मैं तो अपने घर में भी खेलती थी, बच्चों के साथ क्रिकेट खेलना कोई गुनाह थोड़ी है। अस्मा बेगम की बात समझाने के बाद भी महवीश की सेहत पर कोई खास फर्क नहीं पड़ा था। एक बार वो बाहर गली में खड़ी थी, जब सामने वाले बंगले से कुछ बच्चे बाहर आए। एक बच्चे ने एक छोटे से बच्चे को पकड़ रखा था, बिल्कुल 8-9 महीने के बच्चे को। ये देखकर महवीश फटाफट से इसके घर के पास आ गई। इस बच्चे से कहने लगी, लाओ इसे मुझे दो। इसने पकड़ा दिया। ये वही लड़का था जो इसके साथ क्रिकेट भी खेलता था। वो कहने लगा, आंटी आप इसको पकड़ें, मैं 2 मिनट में आता हूँ। ये कहकर वो बच्चा अंदर चला गया। महवीश ने काफी देर इस बच्चे का इंतजार किया, लेकिन वो बाहर नहीं आया, तो वो इस बच्चे को अपने घर पर लेकर आ गई। लॉन में बैठकर इसका साथ खेलने लगी। 2 घंटे गुजर गए। महवीश तो इस बच्चे में ऐसी मगन थी कि इसे एहसास तक नहीं था कि इस बच्चे की माँ इसे ढूंढ ढूंढ कर पागल हो रही है, और इसके बड़े भाई को भी यह नहीं पता था कि महवीश का घर कौन सा है। यही कह रहा था, यहाँ आंटी खड़ी हुई थी, मैंने इन्हें पकड़ाया था। मेरे हाल चौकीदार ने जब पहचान लिया तो इसने कहा कि आपका बच्चा हमारे घर पर है।
तब तक अस्मा बेगम लॉन में आकर बैठ गई थी और मुलाजिमा से कहा चाय यहीं पर बना कर ले आओ, और महविश की गोद में छोटे से बच्चे को देखकर पूछने लगी, ये कौन है बेटा। इसी वक्त बच्चे की माँ भी आ गई और गुस्से से कहने लगी, तुमने मेरा बच्चा अपने पास रखा हुआ है और मैं दीवानों की तरह अपने बच्चे को पूरे मोहल्ले में ढूंढ रही हूँ। एक माँ पर क्या बीतती है, तुम्हें जरा भी एहसास है जब इसका छोटा सा बच्चा नजर न आए तो। महविश अब चुप थी, कहने लगी, इसे मुझे पकड़ा दो। अस्मा बेगम तो शर्मिंदा होकर रह गई थी और हानिया ने महविश को बड़ी अजीब नजरों से देखा था। वो औरत अपना बच्चा लेकर चली गई थी। अस्मा बेगम कहने लगी, ये तुमने क्या किया बेटा, लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे कि तुम दूसरों के बच्चों को चोरी करती हो। वो कहने लगी, मुझे छोटे बच्चे बहुत पसंद है, मेरा जी चाहता है मैं छोटे बच्चों को अपने पास ही रखूं। वक्त यूं ही गुजर रहा था। आसिफ ने बहुत चाहा कि इनके दोनों के बीच के फासले खत्म कर दे, लेकिन जब भी वो महविश के करीब आने की कोशिश करता तो वो रोने लग जाती या फिर जोर जोर से चिल्लाने लगती। वो तंग आकर इसे पीछे हट जाता। लेकिन जब हानिया प्रेग्नेंट हो गई तब आसिफ को भी कुछ हुआ था। अगर महविश भी इसके साथ ताल्लुकात कायम रखे होते तो यकीनन वो भी बाप बनने की खुशी को महसूस करता। उमर भी बाप बनने की खुशी में सारे मोहल्ले में मिठाई बंटवाई थी। वो बहुत खुश था और हानिया का भी बहुत अच्छे से ख्याल रख रहा था और हानिया भी अब इतरा रही थी। अब आसिफ ने भी अपने आप को मसरूफ कर लिया था। अब तो वो महविश के करीब भी जाने की कोशिश नहीं करता था और इसे कुछ भी नहीं कहता था। घर आता, खाना खाता और लैपटॉप लेकर बैठ जाता। लेकिन जब हानिया को बेटा हुआ तो महविश की खुशी काबिले दीद थी। इसे तो लगा था कि जैसे अल्लाह ने इसे खिलौना अता किया हो। वो ये सोच सोच कर खुश हो रही थी कि इसके साथ खेलेगी, बातें करेगी। लेकिन जैसे ही हानिया घर आई और जैसे ही महविश ने हानिया के बेटे को अपने गोद में लिया तो कहने लगी, नहीं नहीं, तुम इसे हाथ भी मत लगाना, तुम गिरा दोगी इसे। ये कहकर इसे डांटा था, इसलिए वो रोते हुए आसिफ के पास पहुंची थी। वो लैपटॉप में मसरूफ था। वो आते ही कहने लगी, मुझे बच्चा चाहिए, मुझे भी मुन्ना चाहिए। ये सुनते ही आसिफ अपने साल भर का गुस्सा एक तरफ रख दिया। आज तो इसने खुद ही बच्चे का कहा था और किस कदर महविश को बच्चे की ख्वाहिश थी, इतना अंदाजा तो इसे 1 साल में हो चुका था, क्योंकि ये जहां पर भी बच्चा देखती तो इसे गोद में उठाने के लिए उसकी तरफ लपकती थी। वो कहीं भी बच्चे को देखती तो उन बच्चों को अपनी गोद में उठा लेती। मैं इससे कहता कि तुम्हें बच्चों को देखकर हो क्या जाता है। वो कहने लगी, ये आपको नहीं पता, मुझे बच्चे बहुत ही अच्छे लगते हैं। बहरहाल आज आसिफ ने तो बिल्कुल भी इसकी सुनी नहीं थी। इसके नाजुक होठों को अपने दस्तरस में लेकर इसके चीखों का गला घोंट दिया था। वो पूरी रात इस पर मनमानियां करता रहा, अपनी शिद्दतें लुटाता रहा। वो रोती चीखती आंसू बहाती तो इससे कहता, तुम्हें बच्चा चाहिए ना, तो फिर चिल्ला क्यों रही हो, रो क्यों रही हो, मैं तुम्हें बच्चा ही तो दे रहा हूँ। फिर तुम अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ खेल लेना, इनसे बातें करना, इनको प्यार करना। तुम्हारा बच्चा बिल्कुल प्यारा होगा, मेरी तरह आंखें होंगी और तुम्हारी तरह नन्हा मुन्ना सा हाथ पैर और बहुत मासूम सा वजूद। ये सुनकर महविश की आंखों के सामने एक बच्चे का तस्वुर मौजूद हो जाता। लेकिन जब इससे आसिफ की शिद्दत सहनी पड़ती तो वो तड़प के रह जाती। जब भी वो ये इसे दूर करने की कोशिश करती तो ये इसका हाथ पकड़कर पीछे कर देता। कभी इसकी आंखों को अपने लबों से साफ कर देता, कभी इसका एहतजाज ही अपने होठों से बंद कर देता। आज 1 साल बाद आसिफ को सुकून मिल रहा था। इन 1 साल में वो तड़प के रह गया था, लेकिन आज महविश से अपनी तस्कीन हासिल करके वो सुकून से सो रहा था। लेकिन महविश बेहद परेशान हो रही थी। इसने पहली बार इस तरह की तकलीफ को सहा था। अगर इसे अपने बच्चे की ख्वाहिश न होती तो वह आज तक आसिफ को अपने करीब भी आने न देती। लेकिन इसे बिल्कुल भी पता नहीं था कि एक बच्चे को हासिल करने के लिए इसे इतनी तकलीफों को सहना पड़ेगा। वो इन तकलीफों से और शिद्दतों से बिल्कुल बेखबर थी। अब वो नींद से भी बेहाल हो चुकी थी, इसलिए तो वो करवट बदल कर सो गई। सुबह सबसे पहले आसिफ की आंख खुली थी। आसिफ महविश को बिल्कुल अपने करीब पाकर इसके चेहरे पर मुस्कुराहट बिखर गई थी। लेकिन इसका कुमला हुआ चेहरा देखकर इसे पूरी रात का मंजर याद आया था। इसका खूबसूरत चेहरा देखकर आसिफ को फिर इस पर प्यार आया था। इसका बिखरा बिखरा वजूद भी बहुत ही खूबसूरत लग रहा था।
जैसे ही प्यार से इसके माथे पर बोसा दिया तो वह हड़बड़ाकर उठ बैठी। वो आसिफ को बिल्कुल अपने करीब पाकर एकदम से वो इससे पीछे हट गई। इसके चेहरे पर यह खौफ छाया हुआ था। आसिफ कहने लगा, क्या हुआ? वो कड़वे लहजे में कहने लगी, मुझे बिल्कुल भी हाथ मत लगाना। वो कहने लगा, देखो जो कुछ भी हमारे बीच कल रात हुआ है वो सब कुछ सभी के साथ हर मियाँ बीवी के बीच में होता है। मैंने अनोखा तो तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं किया ना, और खबरदार कल रात वाली बात किसी को भी बताई तो तुम अम्मी से भी कुछ नहीं कहोगी। इस बात का जिक्र तुम किसी से भी मत करना। मियाँ बीवी की बातें किसी से भी नहीं कहते, ये बुरी बात होती है। वो हैरत भरी निगाहों से आसिफ को देख रही थी। कहने लगी, सब ऐसे ही करते हैं क्या? क्या सब मर्द लोग ऐसे ही अपने बीवी पर जुल्म करते हैं? क्या उमर भाई ने भी हानिया भाभी के साथ ऐसे ही सब कुछ किया था क्या? क्या वो भी इतनी ही तकलीफ सही थी? कितने बुरे हैं तुम सब, आप भी और आपके भाई भी। महवेश की बेवकूफाना बातें सुनकर वो सिर्फ मुस्कुरा ही सकता था। हाँ, मैं और उमर ही नहीं, शादीशुदा सब लोग ही ऐसा करते हैं, और ये सब करने के बाद ही बच्चा पैदा होता है, समझी? अब महवेश के दिल में तो ये खौफ सा बैठ चुका था। आसिफ उठकर बैठ गया था। अपने हाफिज के कपड़े भी इसने खुद निकाले, लेकिन महवेश की कमर में वाकई बहुत दर्द था। जब वो नहाकर तैयार हुआ तो महवेश को गुस्ल का सारा तरीका समझाकर ही कमरे से बाहर निकला था। सब कुछ इसके लिए बिल्कुल अलग सा था। उठकर इसने गुस्ल किया, कपड़े तब्दील किए, फिर कमरे से बाहर आई तो अस्मा बेगम मुलाजिमा से नाश्ते का कह रही थी। महवेश से कहने लगी, बेटा तुम नाश्ता करो। महवेश ने नाश्ता किया। हानिया अपने बेटे को पकड़े इससे बातें कर रही थी। वो बड़ी खामोशी से हानिया के पास आकर बैठ गई। हानिया के माथे पर बल पड़े। वो कहने लगी, भाभी मैं इसे नहीं गिराऊंगी, मैं बैठे बैठे इसे 2 मिनट पकड़ लूं। मुझे पता है आपने बड़ी तकलीफें बर्दाश्त करके मुन्ना लिया है। आप डरती हैं ना कि अगर मैं इसे लेकर खड़ी हो जाऊंगी तो ये गिर जाएगा। हानिया कहने लगी, हाँ, क्योंकि तुम बहुत लापरवाह हो। तुम्हें नहीं पता औलाद बहुत कीमती चीज है, और औरत कितनी तकलीफें झेलकर इसे लेती है, ये वही जानती है। वो कहने लगी, मैं भी जान गई हूँ, लाए इसे मुझे दे, मैं इसे बहुत आराम से पकड़ूंगी और सोफे से उठूंगी भी नहीं। हानिया ने बड़ी एहतियात से अपना बेटा इसकी गोद में डाला था। इसके हाथ, इसकी आंखें, इसके मासूम हरकतें देखकर महवेश अपनी तकलीफ जैसे भूल ही गई थी। इसका हाथ चूमने लगी, कहने लगी, ये कितना सॉफ्ट है, बिल्कुल टिश्यू पेपर की तरह। हानिया कहने लगी, हाँ बच्चे ऐसे ही होते हैं, नाजुक से। कहने लगी, रात को इसकी रोने की आवाज आ रही थी। हानिया कहने लगी, हाँ पूरी रात सोने नहीं देता, जागता रहता है। वो कहने लगी, फिर तो आपको बहुत अच्छा लगता होगा ना भाई, आप पूरी रात इसको लेकर बैठी रहती होंगी, देखती रहती होंगी। हानिया कहने लगी, मेरी तो आंखें नींद से बंद हो जाती हैं, मैं तो उमर को पकड़ा देती हूँ कि संभालो अपना बच्चा, मुझे सोने दो।